हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। हम गोरखा शासनकाल पढ़ रहे थे और गोरखा शासनकाल में आज हम आगे पढ़ेंगे गोरखा शासनकाल का भाग 2। 1799 में रणबहादुर शाह, जो कि नेपाल के शासक थे, उनकी सेना दो दलों में विभाजित हो गई, चौतरिया दल और थापा दल, जिसमें थापा दल काफ़ी सक्रिय हो गया। नेपाल दरबार में चौतरिया दल और थापा दल, रणबहादुर शाह की सेना दो दलों में विभाजित हो गई और थापा दल सक्रिय हो गया था 1799 में। और थापा दल ने डिसाइड किया कि राजा रणबहादुर शाह को गद्दी से निष्कासित किया जाए और उनके सामने उनके पुत्र गिरवाण विक्रम शाह को राजा बना दिया जाए। जैसे ऐसा ही हुआ, 1799 में गिरवाण विक्रम शाह को राजा बना दिया गया। और उसके बाद रणबहादुर शाह बनारस पहुँचे। जब वह बनारस पहुँचे, क्योंकि गद्दी से निष्कासित हो गए थे, 1799 में उन्होंने पत्र लिखा हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी दोबारा से इनके लालच में आ गए, जबकि हर्षदेव जोशी के साथ मिस्टर चेरी की संधि हुई थी और उनको कहा गया था 50 रुपये मासिक पेंशन में उनको नियुक्त किया था और उनको कहा था आप हमारी हेल्प करोगे। लेकिन हर्षदेव जोशी दोबारा से रणबहादुर शाह के साथ मिले और रणबहादुर शाह के कहने पर हर्षदेव जोशी ने अपने पुत्र जयनारायण जोशी के नेतृत्व में एक सेना बनाई। और जब उन्होंने अपने पुत्र के नेतृत्व में एक सेना बनाई तो सेना को नेपाल दरबार भेजना था थापा दल पर अटैक करने के लिए। जब इन्होंने थापा दल पर अटैक करने के लिए जयनारायण जोशी की सेना को भेजा तो जयनारायण जोशी पिथौरागढ़ के रास्ते नेपाल जा रहे थे। पिथौरागढ़ में उन्हें रायमल बोड़ा मिले और रायमल बोड़ा ने जयनारायण जोशी की हत्या कर दी 1799 में। जब 1799 में नारायण की हत्या कर दी गई तो उसके बाद हर्षदेव जोशी को काफ़ी दुख हुआ था और हर्षदेव जोशी ने 1799 में ही राजनीति से संन्यास ले लिया था, क्योंकि वह काफ़ी चालाक बनते थे। उसके बाद उन्होंने इस चालाक भरी राजनीति से 1799 में संन्यास लिया था। मैंने बताया 1799 में नेपाल में थापा दल का विद्रोह हुआ था, जिसमें रणबहादुर शाह को गद्दी से निष्कासित किया गया था। 1799 में उनके पुत्र गिरवाण विक्रम शाह को गद्दी पर बैठाया था। उसके बाद रणबहादुर शाह ने जोशी को पत्र भेजा। जोशी ने अपने पुत्र के नेतृत्व में एक सेना नेपाल भेजी और वह पिथौरागढ़ होते हुए जौहर घाटी के रास्ते नेपाल जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उन्हें रायमल बोड़ा मिले और रायमल बोड़ा ने हर्षदेव जोशी के पुत्र की हत्या कर दी। उसके बाद हर्षदेव जोशी को इतना दुख हुआ कि उन्होंने 1799 में राजनीति से संन्यास ले लिया था। अब देखते हैं हम गोरखा प्रशासन, गोरखाओं की प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार थी। कुमाऊं में सर्वोच्च पद जो इनका कहलाता था उसे सूबा कहते थे। सूबा जो कि गवर्नर मान सकते हैं हम। उसके बाद नायब सूबा, नायब सूबा के बाद सूबेदार, जिसको हम दीवान का पद भी कहते हैं। उसके बाद फौजदार, फौजदार परगना स्तर का अधिकारी होता था। और फिर सबसे छोटा पद विचार्य होता था, जो कि न्याय करने वाला पद था। इसमें न्यायाधीश हुआ करता था और यह न्याय करता था। सूबा की जो कि सबसे बड़ा पद था कुमाऊं में, उनके नेपाल के सूबा कुमाऊं में शासन व्यवस्था देखते थे। इन्हीं को ही सूबा ही राजा कहलाते थे, क्योंकि शासक तो नेपाल में रहता था तो वह वहाँ से सूबाओं को चयनित करके कुमाऊं में भेजता था, क्योंकि सर्वप्रथम गोरखाओं ने कुमाऊं को ही जीता था 1790 में। तो प्रथम सूबा जोगमल शाह थे। दूसरे सूबा नरसाई थे 1793 में। जोगमल शाह 1791 और 92 में रहे। दूसरे सूबा नरसाई 1793 में। तीसरे अजब सिंह थापा 1794 में। चौथा अमर सिंह थापा 1795 में, जिसे काजी की उपाधि भी दी गई थी। सूबाओं के साथ काजी व सैनिक भी हुआ करते थे। इन्हीं को नायब सूबा कहते थे। पांचवा सूबा प्रबल थापा या प्रबल राणा 1796 में बना। और छठवां सूबा चौतरिया बमसा 1797 में सूबा बना। यह 2 बार सूबा बना और सबसे अधिक समय तक यह सूबा रहा, चौतरिया बमसा। उसके बाद श्रेष्ठ सिंह, फिर धोकल सिंह, फिर गजेश्वर पांडे और फिर
मैंने कहा चौतरिया बमसा 2 बार सूबा बना, 1806 से लेकर और 1815 तक यह फिर सूबा बना। पहली बार यह 1797 में बना और दूसरी बार यह 1806 से लेकर और 1815 तक कुमाऊं में सूबा रहा। अब इन सूबाओं द्वारा कुमाऊं में किए गए कार्यों पे इनके द्वारा किए गए कार्य देखते हैं। पहले सूबा जोगमल शाह थे, 1791 से लेकर और 1792 तक यह सूबा रहे। इन्होंने क्या क्या कार्य किए? इन्होंने सर्वप्रथम, कोई भी राजा होता है वो अपने देश में राजस्व बढ़ाने के लिए कर का निर्धारण करता है, तो इसी प्रकार इन्होंने भी टैक्स राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स प्रणाली अपनाई और इसने सर्वप्रथम टैक्स जो लगवाया जनता पे मुंडकर टैक्स लगवाया। इसने बावलीगढ़ का किले का निर्माण भी किया और इसने जमीन का मापन किया नेपाल की निर्धारण पद्धति पर और इसी ने कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त भी करवाया था। जोगमल शाह, ये सारे जोगमल शाह के कार्य थे। उसके बाद दूसरा सूबा रहे नरसाई। नरसाई 1793 में सूबा बना। नरसाई ने 12 मंडल पट्टी नागरकोट, यहाँ नागरकोटी लोग रहते थे, नागरकोटी जाति के, इसने एक ही रात में सारे नागरकोटी को मार दिया था। नरसाई ने, मंगलवार का दिन था उस दिन, इसने मंगलवार को सारे नागरकोट के नागरकोटियों की हत्या कर दी थी। और इसके साथ रामदत्त साई और कालू पांडे भी थे। रामदत्त साई और कालू पांडे की सहायता से इसने नागरकोट के सभी लोगों को मंगलवार की रात को मार दिया था। इस कारण नरसाई का मंगलकांड इस घटना को कहते हैं। तो नरसाई का मंगलकांड 1793 में नरसाई सूबा द्वारा किया गया था। तीसरे सूबा अजब सिंह थापा द्वारा किया गया कार्य। 1794 में अजब सिंह थापा सूबा बना। जब यह टैक्स जनता पे लगा रहे थे तो 1500 ग्राम प्रधान इसको मिलने आए और टैक्स के बारे में पूछने लगे कि आप हम पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं। तो इसने एक ही दिन सभी ग्राम प्रधानों की हत्या कर दी। लगभग 1500 ग्राम प्रधानों की इसने हत्या कर दी, सामूहिक हत्या कर दी। इसके बाद जब इसने ग्राम प्रधानों की हत्या कर दी तो इसके बाद गोरखाली आतंक के नाम से इनकी शासन व्यवस्था को जानना जाने लगा। उसके बाद 1795 में अमर सिंह थापा सूबा बने और इनको काजी की उपाधि मिली। यह सबसे उच्च पद होता था, काजी की उपाधि इनको दिया। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे सबसे पहला पद सूबा होता था, सूबा के बाद नायब सूबा, फिर सूबेदार, फिर फौजदार और बिचारी सबसे निम्न पद होता था। 2 बार सूबा बना चौतरिया बमसा, एक बार 1797 में और दूसरी बार 1806 से लेकर और 1815 तक। अब हम आगे देखते हैं गोरखाओं का गढ़वाल पर आक्रमण। दोबारा से गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। पहली बार लंगूरगढ़ की संधि हुई थी 1791 में, जब फर्स्ट अटैक हुआ था। और जब गोरखा और राजा प्रद्युमन शाह में 1791 में लड़ाई हुई थी तो उस समय कोई रिजल्ट नहीं आया था लड़ाई में। तो 1792 में गोरखाओं ने लंगूरगढ़ में संधि की थी, जिसे लंगूरगढ़ की संधि के नाम से जाना जाता है। और उसमें इन्होंने नेपाल दरबार को गढ़वाल द्वारा 3000 रुपये प्रतिवर्ष मानदेय किया था और एक राजदूत गढ़वाल में नेपाल का रहेगा। ये सारी बातें लंगूरगढ़ की संधि में तय हुई थी। 1803 में गढ़वाल में भूकंप आया, जिसमें गढ़वाल में काफ़ी जनहानि हुई और जिस कारण गढ़वाल के राजा नेपाल को टैक्स देने से, मतलब नेपाल के राजा को टैक्स न दे पाए। 3000 रुपये प्रति वर्ष था जो वो राजा नहीं दे पाए। उसके बाद जब वह टैक्स नहीं दे पाए तो 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर दोबारा आक्रमण किया। इस बार उन्होंने लोहाबगढ़ से एक सेना भेजी और दूसरी सेना लंगूरगढ़ से भेजी। तो 1803 में द्वितीय आक्रमण गोरखाओं द्वारा गढ़वाल में किया गया। उन्होंने एक सेना लोहाबगढ़ से और दूसरी सेना लंगूरगढ़ से भेजी और राजा प्रद्युमन शाह श्रीनगर से भागकर देहरादून पहुँचे। श्रीनगर गढ़वाल पंवार वंश के राजाओं की राजधानी थी और वहाँ से प्रद्युमन शाह देहरादून पहुँचे और 14 मई 1804 को प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ देहरादून में, जिसमें प्रद्युमन शाह की हत्या हुई और गोरखाओं का गढ़वाल में विजय अभियान सफलपूर्वक रहा। तो
1803 में गढ़वाल में गोरखाओं ने द्वितीय आक्रमण किया और 14 मई 1804 को प्रद्युमन शाह की हत्या हुई, जिस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल में गोरखाओं का शासन दोबारा से स्थापित हो गया। गोरखाओं के लिए शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था। अब जब गोरखाओं का शासन हो गया तो इन्होंने अब गढ़वाल में भी अपनी शासन व्यवस्था अपनाई। जिस प्रकार उन्होंने कुमाऊं में अपनी शासन व्यवस्था अपनाई थी, उसी प्रकार अब यह गढ़वाल में अपनी शासन व्यवस्था अपना रहे थे। तो उन्होंने सर्वप्रथम अपनी शासन प्रणाली में राजस्व व्यवस्था को चेंज किया। राजस्व मतलब टैक्स, इन्होंने अपने मनमानी तरीके से गढ़वाल पर टैक्स निर्धारित किए। इनकी जो शोषण पद्धति थी 3 चीज़ों पर आधारित थी। नंबर 1 बेगार, दूसरा कर व्यवस्था और तीसरी दास्ता। इनकी यह शोषण प्रशासनिक पद्धति थी। यह 3 प्रकार से लगाते थे, बेगार, कर व्यवस्था और दास्ता। बेगार जो होता था, यह ब्राह्मणों पर टैक्स लगाया जाता था बेगार के माध्यम से, और कर व्यवस्था संपूर्ण जनता पे टैक्स लगाया जाता था। और दास्ता जो लोग कर या टैक्स जो इनके द्वारा निर्धारित था, जो नहीं दे पाते थे टैक्स, उनको यह दास्ता भीमगोड़ा हरिद्वार में महिलाओं को बेच देते थे। जब जो कोई महिला या पुरुष टैक्स नहीं दे पाता था तो उन पर यह दास्ता लगाते थे। दास्ता में यह भीमगोड़ा हरिद्वार में महिलाओं या बच्चों को बेच देते थे। तो बेगार में इन्होंने ब्राह्मणों पर कुशही नामक टैक्स लगवाया था। अब देखते हैं हम गोरखाओं की प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार रही। इन्होंने बेगार, कर व्यवस्था और दास्ता 3 प्रकार की आधार प्रणाली अपनाई। कर व्यवस्था टैक्स प्रणाली गोरखाओं की, इन्होंने सर्वप्रथम भूमि पर टैक्स लगवाया। अपने सैनिकों का भला सोचकर चंद और पंवार राजाओं ने 68 प्रकार के टैक्स लगाए थे। और कहते हैं कि गोरखाओं ने 680 प्रकार के टैक्स कुमाऊं और गढ़वाल की जनता पर लगाए। इन्होंने 36 रकम और 32 कलम वाला टैक्स बंद किया और अपने द्वारा सारे नए टैक्सों का निर्धारण किया। इन्होंने निम्न प्रकार की टैक्स लगाए। पुंगाड़ी कर, यह एक भूमि कर टैक्स होता था। इसी टैक्स से जो भी पैसा इकट्ठा होता था, सैनिकों का वेतन पुंगाड़ी कर से ही दिया जाता था। दूसरा टैक्स है पगड़ी कर। पगड़ी कर में जब कोई संपत्ति का लेन देन होता था, संपत्ति का लेन देन मतलब अगर कोई घर खरीद रहा है या ज़मीन खरीद रहा है तो उस पर भी यह टैक्स लेते थे। उसी को पगड़ी कर कहते थे। उसमें भी यह पैसा जनता से लेते थे। तीसरा टैक्स सलामी कर। सलामी कर में यह नजराना भेंट या नजराना, जब गोरखाओं के अफसर आते थे, यदि उनको किसी व्यक्ति ने देख दिया तो वहाँ पर उनको टैक्स देना पड़ता था, सलामी कर। उसके बाद सोण्या फागुन कर हुआ। सोण्या फागुन कर में उत्सव आने पर किया गया कर। सोण्या फागुन कर था जो जब कोई भी उत्सव आता था उसमें यहाँ जनता से सोण्या फागुन टैक्स लेते थे। इस टैक्स के माध्यम से वह जनता से भैंस बकरी लिया करते थे। टीका भेंट कर। टीका भेंट कर शुभ कार्यों में या शुभ विवाह, जो भी शुभ कार्य होते थे घर में, शादी समारोह में, यह जो टैक्स लिया करते थे वह टैक्स टीका भेंट कर था। मेजबानी दस्तूर कर, प्रजा की सुरक्षा के लिए लगाया गया टैक्स मेजबानी दस्तूर कर था। मराठा में यह चौथ कर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद टानकर। टानकर कपड़ा बुनकर, जो व्यक्ति कपड़ा बुनते थे उनसे टैक्स लिया जाता था, उसे कहते थे टानकर। ऊन के कपड़े बुनने वाले व्यक्तियों से टानकर नाम का टैक्स लिया जाता था। भोटिया या तिब्बती व्यापारी हुआ करते थे, इनसे यह टैक्स लिया जाता था। मांगा कर, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया टैक्स लिया जाता था। यह पैसा युद्ध के समय भी लिया जाता था। तो ये सारे इनके टैक्स हैं। पुंगाड़ी कर, पगड़ी कर, सलामी कर, सोण्या फागुन कर, टीका भेंट कर, मेजबानी दस्तूर और टानकर और मांगा कर। पुंगाड़ी कर में भूमि का टैक्स होता था, सैनिकों का वेतन इसी पैसे से दिया जाता था। पगड़ी कर में संपत्ति का लेन देन, जब संपत्ति का लेन देन होता था तो उस समय पगड़ी कर लिया जाता था। सलामी कर, जब किसी
अफसर से किसी भी व्यक्ति की मुलाकात हो जाए तो उस समय भेंट या नजराना दे पड़ता था, उसी को सलामी कर कहते थे। सोण्या फागुन उत्सव आने पर लिया गया कर, उसमें यह जनता से भैंस से बकरी लिया करते थे। टीका भेंट कर शुभ कार्यों में लिया गया टैक्स। टीका भेंट कर मेजबानी दस्तूर प्रजा की सुरक्षा के लिए लिया गया पैसा। टैक्स जो भी था वह मेजबानी दस्तूर कहलाता था। टान कर कपड़ा बुनकर उसे लिया जाने वाला टैक्स टान कर था। मांगा कर प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था मांगा कर। उसके बाद मिजारी कर। मिजारी कर, यह मिजारी कर उपज कैसी हुई, इनके द्वारा यह देखा जाता था कि वर्ष में इस बार खेत की उपज कैसी हुई, तो यह मिजारी कर लेते थे। ब्राह्मण और शिल्पकारियों पर लगाए जाने वाला कर था मिजारी कर। यह ब्राह्मण और शिल्पकारी जो भी शिल्पकारी होते थे उनसे यह टैक्स लिया जाता था। उसके बाद भैता कर। भैता कर में यह था कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को छुपाता है, अगर उन्होंने किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति छुपाई है और उनको गोरखाओं को पता चल गया कि इस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति छुपाई है, तो संपत्ति का 50% हिस्सा देना पड़ता था भैता कर के माध्यम से। तो भैता कर छुपाई हुई संपत्ति पर मिलने पर यह टैक्स दिया जाता था। उसके बाद रहता कर, यदि कोई व्यक्ति गांव छोड़कर दोबारा से गांव में आता है तो वह पहले रहता कर देगा। मरो कर, यदि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं होते, वह पुत्रहीन होता है, तो उस व्यक्ति से मरो कर लिया जाता था। कुसई कर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह ब्राह्मणों से लिया गया टैक्स था। उसके बाद गरही पिछई कर, घर में रहते हो या नहीं रहते हो, यदि कोई व्यक्ति अपने घर में रहता है या नहीं रहता है तो उससे गरही पिछई कर लिया जाता था। प्रत्येक परिवार से लिया जाता था 2 रुपये। इसको मोह कर के नाम से भी जाना जाता था। जाना सुना कर। जाना सुना कर, यदि टैक्स लेते समय कोई व्यक्ति टैक्स के बारे में जानकारी जानना चाहता है कि इतना टैक्स क्यों लगाया जा रहा है या हमसे इतना टैक्स क्यों लिया जा रहा है, तो उस पर भी फिर टैक्स लगाया जाता था जाना सुना कर। इसका मतलब ये है कि जब आप पे टैक्स लगाया जा रहा है तो आप कुछ भी बीच में नहीं बोलोगे टैक्स के बारे में। दौड़ा कर। दौड़ा कर पशु चारकों से लिया जाता था। पशु जो भी जंगल में पशु चारक होते थे उनसे दौड़ा कर लिया जाता था। अधनी दफ्तरी कर, जो भी राजस्व के कर्मचारी होते थे उनकी भुगतान के लिए यह टैक्स लिया जाता था, अधनी दफ्तरी कर। उसके बाद तिमारी कर, फौजदारी के लिए जो भी फौजदारी होते थे उनके लिए लिया जाने वाला कर तिमारी कर था। शायर कर। शायर कर सीमा शुल्क, एक परगना से दूसरे परगना, यदि आपको एक परगना से दूसरे परगने में जाना है तो आपको वहाँ पे सीमा शुल्क देना पड़ेगा। उसी सीमा शुल्क को शायर कर के नाम से जाना जाता था। शुभांगी दस्तूर कर, प्रति 1 बीसी भूमि पर 1 रुपये टैक्स दिया जाता था। उसी को शुभांगी दस्तूर कहा जाता था। तो इस प्रकार गोरखाओं ने विभिन्न प्रकार के टैक्स लगवाए जनता पे, जो कि सारे मैंने समझाए हैं। इनमें से एक टैक्स जमीन दान, जब सेवा के बदले में दी गई भूमि को गोरखा माणा चाल कहते थे। ठीक है, जमीन दान, जब यह जमीन किसी को जो कोई इनकी सेवा कर रहा है और या उसको ज़मीन दे दे तो उसे यह माणा चाल कहते थे। तो ये सारे उनके द्वारा टैक्स थे। और जो भी व्यक्ति टैक्स नहीं दे पाता था, मैंने कहा जो व्यक्ति टैक्स नहीं दे पाता था तो ये उनको बेच दिया करते थे। 3 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक महिला हो चाहे पुरुष हो, या उनको बेचते थे अलग अलग बाज़ारों में। और बड़े बड़े व्यापारी लोग इनसे या इन लोगों को खरीदते थे अपने खेतों में काम करने के लिए। तो ये सारे इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं में टैक्स प्रणाली अपनाई है गोरखाओं द्वारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार मैं आपको उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। थैंक यू।